आदरणीय उपसभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रेरक अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए, समर्थन के लिए आज मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सदन में विशाल ज्ञान का सागर और उसमें से मेरा एक छोटे से झरने की तरह अल्प ज्ञान, लेकिन हाँ, मुझे जो संस्कार मिले हैं, मैंने आप लोगों के बीच में जो देखा है, उसी से मैंने सीखा और सीखने की कोशिश करती हूँ। महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को 130 करोड़ जनता ने सुना और प्रेरणा स्रोत हैं। किसी पर कोई कटाक्ष न करते हुए देश की दशा और दिशा को तय करने वाली नीतियों व देश के समस्त खड़ी चुनौतियों तथा उनके समाधान का मार्ग बताने वाले इस अभिभाषण का आधार देश के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास है। महोदय, देश में 1984 के बाद 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब कुछ लोगों ने तथा सदन में बैठे हमारे कुछ साथियों को ये लगता था कि ये कैसे संभव हुआ है। किसी पर कोई कटाक्ष न करते हुए देश की 2014 में पहली सरकार की नाकामियों तथा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए देश की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है। हमारी सरकार द्वारा 5 वर्षों में दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्य, देश के विकास के लिए किए गए कार्य के आधार पर 2019 में पुनः स्पष्ट बहुमत मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार हवाओं की भांति देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से समानता के भाव से उनके उत्थान के लिए रात दिन कार्य किया है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक समानता। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हम सभी के समस्त इसके अनेकों उदाहरण हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के साथ साथ SC, ST, OBC वर्ग के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा OBC आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर राज्य सरकारों को OBC की सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान किया है। महोदय, इससे देश के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 671 जातियों को लाभ मिलेगा। मेडिकल की तैयारी कर रहे OBC छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए हमारी सरकार ने मेडिकल में OBC अभ्यर्थियों के लिए ऑल इंडिया कोटा 27% आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की है। वहीं सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल भी किया है। अनुच्छेद 338B के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर सबको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। महोदय, पहले आयोग का गठन तो किया गया था, परंतु आयोग के नाम मात्र की शक्तियां प्रदान नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया ये आयोग सिर्फ कागजों में चल रहा है, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पिछड़े समाज के हितों को देखते हुए संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की, इसके लिए उनका हृदय से मैं धन्यवाद देती हूं। अनुच्छेद 342A के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में व्यवस्था की गई है। आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 366(26) के जरिए राष्ट्रीय आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके लिए इन व्यवस्थाओं के कारण देश केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों को प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में आरक्षण का नया रोस्टर लागू किया गया, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए सीधी भर्तियां 27% आरक्षण को लागू किया गया है। इसी प्रकार से देश के लगभग सभी राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग व उसके अधिकारों के लिए काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछड़े वर्ग से जुड़े प्रावधानों को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इस कारण से यह सब संभव हो रहा है। आज देश का पिछड़ा वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है तथा 2014 व 2019 की तरह आगे भी हमारी सरकार को स्पष्ट जनादेश दिलाने में अपना योगदान करता रहेगा। सभापति महोदय, यह समानता का भाव सिर्फ योजनाओं में तथा नीतियों में ही नहीं है, बल्कि ये समानता का भाव हमारी सरकार में भी देखा जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के मंत्री तथा 20 SC ST के तथा 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में जो शामिल हुई हैं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय स्पष्ट है। सभापति महोदय, हमारी सरकार देश के दलित व आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा SC ST एक्ट के मूल प्रावधानों को भी बहाल किया गया है। सभापति महोदय, दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। सभापति महोदय, दलित युवाओं को उद्योग तथा रोजगार के लिए सरकार द्वारा राज्य अनुसूचित जाति विकास संसाधनों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनजाति समाज के आर्थिक विकास के लिए वन धन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजाति छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आश्रम जैसे स्कूल स्थापित किए गए हैं। आज हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को जल जंगल जीवन पर उनके अधिकार दिलाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर उनके हितों की रक्षा के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उनको लाभ दे रही है। इन योजनाओं को बनाने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार इन योजनाओं को सही ढंग से लागू भी कर रही है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सभी अपने घर को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 2022 में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो मैंने देखा है कि डिबेट पे भी देखते, जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है तो विपक्ष के लोग उपहास के रूप में प्रधानमंत्री आवास को देखते हैं। लेकिन मैं उन साहब को बताना चाहती हूं कि आप उस प्रधानमंत्री आवास को उन महिलाओं से पूछिए जो सुदूर गांव में रहती हैं। उनको ये परिभाषा पता है कि जब बरसात का समय होता था और घर की छत गिर जाती थी तो दीवालों पर अपनी पन्नी बांधकर और रात भर बरसते हुए में अपना पूरी रात काटते थे और उस परिवार के लड़के और पुरुष पड़ोस के घरों के बरामदे में अपनी चारपाई डाल के सो जाते थे। ये परिभाषा उन गांव की महिलाएं और बेटियां जानती हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्गत आज तक लगभग 1.25
करोड़ घरों का निर्माण करा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग 20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25 लाख घरों का निर्माण कराया जा चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों पर चलकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना से लगभग सवा लाख लोगों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं। वहीं पर आदरणीय महोदय, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देश के आम जन ने इस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की बागडोर सौंपी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके विश्वास को जीवित रखते हुए लगभग हर एक क्षेत्र में देश के आम जन के हितों को देखते हुए काम किया है। जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 लाख घरों में शौचालय बनाए गए तथा लगभग 7 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है। जब हम शौचालय की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि मैंने देखा नहीं, मैंने उसको जिया है कि जब बरसात का समय होता था और चारों तरफ पानी भरा होता था, जब गांव की महिलाएं और बेटियां शौच क्रिया के लिए जाती थीं और कहीं उनको जगह नहीं मिलती थी शाम को, तो मजबूरन वो विवश होकर रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर बैठ के शौच क्रिया करती थी और उसी समय लाइट जलाते हुए बाहर निकलते थे और वो बेटियां और महिलाएं खड़ी हो जाती थी और इंतजार करती थी कि कब अंधेरा हो, मैं दोबारा शौच क्रिया के लिए बैठूं। तो इसके लिए अस्मिता के साथ साथ देश आज़ाद होने के बाद किसी ने नहीं सोचा, पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अस्मिता के साथ साथ उनका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इस सदन के माध्यम से मानी और महिला होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भी ये अभियान अव्वल दर्जा पर रहा है। 100% जिलों में शौच मुक्त हो चुका है। रेल भारत के विकास का इंजन है। सरकार ने देश के नागरिकों को स्वच्छ रेल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रेल के लगभग सभी कोचों में बायो टॉयलेट का निर्माण को सुनिश्चित किया है। आज देश रेलवे स्टेशन देश की रेल में स्वच्छ भारत अभियान का असर देखने को मिलता है। आप कहीं पहले जाते थे तब स्टेशन पर और रेलों में क्या स्थिति थी, इतनी गंदगी होती थी, बदबू आती थी। आज इसी के तहत जिस तरीके से स्वच्छता और सफाई मिलती है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। महोदय, खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5 लाख मौतों को न सिर्फ रोका गया है बल्कि लगभग 20 करोड़ डायरिया जैसी बीमारी के मामलों से भी बचाया गया है। शौच मुक्त वातावरण के कारण प्रत्येक परिवार के प्रति लगभग 50,000 की बचत भी हुई है। नहीं तो इतनी बीमारियां होती थी, परिवार में कोई ना कोई बीमार होता रहता था। महोदय, देश के सामान्य जन को इन बीमारियों के कारण बहुत से संकटों के सामना करना पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस पीड़ा को समझते हुए 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। इस योजना से प्रत्येक परिवार में सालाना 5 लाख तक का इलाज सरकार ने फ्री कराने का प्रयास काम किया है। मुझे ध्यान है, मैं जब एक बार जा रही थी तो एक दादी माँ एक लाठी लेके चली जा रही थी, बैठ जाती थी, तो मैं रुकी और मैंने कहा कि अम्मा आप कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा
कि मैं बीमार थी, लेकिन अब मैं इतना चलने लगी हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने तो ये कहा कि वो मोदी लला जो है, उन्होंने जो मुझे कार्ड बना के दिया है, तो मैं अब जीवित हो गई हूँ और मैं पुनः इलाज के लिए जा रही हूँ। इस योजना के माध्यम से, इस योजना के अंतर्गत आप सभी देश में लगभग 16 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड से किए जा रहे इलाज का लाभ मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ परिवार से इस योजना का लाभ मिला है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ये योजना लागू कर शुरुआत करते हुए, उसी तरीके से तुरंत हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस योजनाओं को धरातल पर लागू करके प्रत्येक तबके, किसी जात धर्म समुदाय के लोग हैं, सबके लिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के कष्ट को समझा। बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाते थे। आज वे किसी भी बीमारी से अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी माताओं और बहनों को भी बहुत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था। चूल्हे पर लकड़ी या उस किसी अन्य ईंधन के माध्यम से खाना बनाते समय उनके मुंह में धुआं या नाक से धुआं से जाने से अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की माताओं और बहनों की आंखों को में धुआं के बचाने के निकलने के कारण आंसुओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाकर उस तमाम करोड़ों हमारी माताओं और बहनों को आंसुओं को पहुंचने का जो काम किया है, ये कोई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर एक बेटा समझकर या एक अपने बहन को समझकर या एक अपने भाई के रूप में ही उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। देश की प्रत्येक महिलाएं और बेटी इससे बहुत ही खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को दुआएं दे रही हैं कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी गैस के चूल्हे से खाना बनाऊंगी, और खाना ही नहीं, खाना बनाने के साथ साथ में उनका जो समय बचता है वो उनके लिए और भी काम, अपने रोजगार के काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 8 करोड़ मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। इस योजना की शुरुआत में 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये शुरुआत की थी। उज्ज्वला वन से उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 47 लाख 28,593 माताओं और बहनों को मुफ्त सिलेंडर मिले हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से उज्ज्वला वन की सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार उज्ज्वला 2 की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ गैस सिलेंडर वितरण किए गए हैं। इस योजना का विशेष लाभ हमारी माताएं बहनों को मिला। इसके साथ ही ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्ज्वला वन के साथ साथ उज्ज्वला 2 की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस योजना के शुरुआत महोबा जिले से किया था, और महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और वो बुंदेलखंड में हमारा औरैया जनपद भी आता है। तो हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र की में जब ये योजना लागू की गई तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को, जो बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो उनके लिए जो चिंता की, ये बहुत ही सराहनीय काम है। स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सरकार के आम जन की आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसी श्रेणी में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश में लगभग 60 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण का लक्ष्य रखा गया। अभी तक लगभग 40 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरण किए जा चुके हैं। और इसलिए ये जरूरी है, किसी ने नहीं सोचा था देश आज़ाद के बाद
एक सांसद का बेटा या बेटी, एक विधायक का बेटा या बेटी, या चेयरमैन का बेटा या बेटी, यहाँ तक कि एक ग्राम प्रधान का बेटा बेटी विद्युत बिजली की रोशनी में पढ़ सकते, लेकिन गांव गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी को भी अधिकार है कि वो भी बिजली की रोशनी में पढ़े। ये योजना लागू करके उन्होंने समानता दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि वो किसी भी जात धर्म के, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, शोषित हों, वंचित, सबके बेटा बेटी को समान अधिकार दिया है कि उनके भी बच्चों को बिजली की रोशनी में पढ़ने का अधिकार है। इसलिए मैं यहाँ सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कोरोना महामारी से देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती थी। इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश इस महामारी पर इस प्रकार से नियंत्रण करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस विपरीत परिस्थिति में देश ने समूचे विश्व को एक नई दिशा और राह दिखाई है। इस महामारी से बचाव के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी को भूखा नहीं सोने देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रदेश की जनता को हितों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त राशन वितरण कराया है, जिसमें केवल राशन ही वितरण नहीं कराया, उस राशन के साथ साथ दाल है, चना है, तेल है, नमक है, यह भी व्यवस्था कराई है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को यह महसूस ना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए मजबूत करने के लिए आगाह किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने इस महामारी से पहले ही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना शुरू भी कर दिया है। 2014 के बाद देश में लगभग 160 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पिछले 4.5 वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं तथा 14 पर काम चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की नीति पर कार्य किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता को देखते हुए पूरे देश में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी भी की है। इसमें एक स्पष्ट समझ में आ रहा है कि देश में, प्रदेश में कहीं भी किसी तरीके से कोई भी असुविधा ना हो। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 1840 सीटें थी। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में 2550 सीटें थीं। अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों को संख्या को बढ़ाकर लगभग 4500 कर दिया गया है। वहीं 2014 के बाद से देश में 22 नए एम्स का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज प्रदेश की जनता एम्स का पूरी तरीके से लाभ उठा रही है। कोरोना के इस महामारी में ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी के लिए एक बहुत बड़े संकट का विषय था। भविष्य में इस कारण से संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। बहुत सी जगह स्थापित हो चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार ने ऑक्सीजन ट्रेन संचालित की है। वायु मार्ग द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई गई। राज्य सरकारों के साथ साथ इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को समझते हुए
माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रत्येक राज्य के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इतनी विशाल देश की सभी लोगों की वैक्सीन उपलब्ध कराना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन देने की योजना बनाई और इस योजना पर काम करते हुए आज देश में लगभग 150 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन के विषय में उत्तर प्रदेश की अगर जो हम आज बात करते हैं तो आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश की जनता को इस महामारी के समय मुफ्त व समय से वैक्सीन उपलब्ध कराना माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को सराहना की है। इन्हीं कार्यों के कारण देश की माताएं बहनों का भाव कुछ पंक्तियों में के माध्यम से मैं आप सदन के बीच में रखना चाहती हूँ। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखाऊंगी। अब स्वतंत्र मंच पर मैं भी अपना परचम लहराऊंगी। उतारो चाहे मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगी, चाहे वो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। मैं जगत जननी कहलाऊंगी। मैं महामहिम जी ने कहा कि 2014 के मुकाबले उनकी सरकार के प्रयासों के कारण देश के पुलिस बल में महिला पुलिस सुरक्षाकर्मियों की संख्या को दोगुनी की गई है। और इसलिए की गई है कि पहली बार देश की बेटियों को कुछ करने की क्षमता थी, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से या बेटा बेटी के बराबर की समानता देते हुए महिलाओं के विवाह के लिए भी न्यूनतम आय 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष के लिए लाए गए इस विधेयक को 3 तलाक जैसे अन्य विषयों पर महामहिम जी ने सरकार को प्रोत्साहन किया है। सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। देश में महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और सम्मान के कारण सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ समय पूर्व गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने के लिए अनिवार्यता कर दी है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो गई है। वो इसलिए मैं बधाई देती हूँ कि किसी महिला और बेटी के साथ जब कुछ अन्याय होता था, उनके साथ अत्याचार दुराचार होता था और जब वो थाने पहुँचती थी तो उन्हें अपनी बात कहने में संकोच होता था, लेकिन जब अधिकारी भी महिला है, फरियादी भी महिला है, तो वो अपनी बात आराम से रखती हैं और उनको न्याय भी मिलता है। मैं इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने देश की बेटियों को, महिलाओं को के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसलिए मैं बार बार उनको आभार व्यक्त करती हूँ। देश में यौन अपराधों पर रोक लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए 14 राज्यों में साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। आज देश आतंकवाद और दंगों से मुक्त है। माननीय सभापति महोदय, वहीं उत्तर प्रदेश को कभी दंगों के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अपनी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक दंगा भी नहीं हुआ है। जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है,
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है तो उनकी वसूली भी उन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक स्थानों में, जैसे कि मैंने बताया कि महिला हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी है, पीएससी में महिला बटालियन बनाई जा चुकी है, और उसमें भी इसलिए बधाई के पात्र हैं हमारी सरकार कि महिला बटालियन, उन्होंने झलकारी बाई बटालियन, उदा देवी पासी बटालियन और अवंती बाई बटालियन के नाम से जो बनाया है, तो महिलाओं का सिर ऊंचा किया है, महिलाओं को सम्मान मिला है। इसी तरीके से महिला नगरों में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। महोदय, हमारे देश में माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप देश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 यानी 1000 पर 20 महिलाओं की बेटियों की संख्या बढ़ी है। ये पहली बार देश में देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का दाखिला भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था चुस्त होने का परिणाम दिखाई देता है। ये सब सरकार का महिलाओं के विकास के लिए स्पष्ट नीतियों के कारण संभव हो पा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, भारत गांव का देश है। गांव के विकास के बिना, प्रभा जी कृपया कंक्लूड करिए। बस 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, जल्द 2-3 मिनट में आप कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड करिए। के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पिछली सरकारों में हम सभी ने देखा कि लोग अपने गांवों को छोड़कर बड़े स्तर पर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, परंतु हमारी सरकार की गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज लोग फिर से गांव की तरफ लौटने लगे हैं। सरकार द्वारा गांव में उनके लिए घर, शौचालय, रोजगार, शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी योजनाओं में गांव में रह रहे गरीब, पिछड़े, दलित को प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय, मैं अंत में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण में अपना योगदान देते हैं। राजनीति के ऊपर देश में करोड़ों लोगों की आशाएं हैं। राजनीति तो होती रहेगी, परंतु इन आशाओं को पूरा करने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। और मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण को मैं पुरजोर से समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।